एक मिनट के लिए सोचिए कि कोई भारत की सीमा के एकदम आखिरी गांव में खड़ा है, बद्रीनाथ धाम से बस कुछ ही किलोमीटर आगे। हवा में वो हल्की सी ठंडक है, चारों तरफ हिमालय की विशाल चोटियां, और यहाँ व्यास गुफा के ठीक बगल में एक छोटी सी चाय की दुकान है और उसके बोर्ड पर लिखा है भारत की आखिरी चाय की दुकान। वाह! आज हम नरेंद्र कटहत जी के लिखे एक लेख के आधार पर इसी अनोखी दुकान और इसके मालिक की कहानी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और ये सिर्फ एक कप चाय की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान कैसे अपने लिए एक नया रास्ता बनाता है। बिल्कुल। और ये कहानी सतह पर जितनी सरल लगती है ना, असल में उतनी ही गहरी है। हाँ। आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ इस दुकान की सफलता को जानना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे सिद्धांतों को समझना है। हम बात करेंगे कि कैसे एक मजबूरी एक शानदार मार्केटिंग रणनीति बन सकती है। हाँ, ये तो है। और कैसे एक अकेला इंसान पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन जाता है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारा सिस्टम जमीनी स्तर पर काम करने वाले ऐसे नायकों की विशेषज्ञता को पहचानने के लिए तैयार भी है? तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है दुकान के मालिक से पूछे गए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। दुकान के मालिक हैं 50 साल के चंद्र सिंह बड़वाल जी। जब लेखक उनसे पूछते हैं कि ये दुकान खोलने का ख्याल कहाँ से आया, तो उनका जवाब आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई को सामने रख देता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं बेरोजगारी सब कुछ सिखा देती है भाई साहब। मतलब कोई बड़ा बिजनेस प्लान नहीं, कोई स्टार्टअप फंडिंग नहीं, कुछ नहीं, बस एक खपरेल के छत के नीचे चाय उबालने से हुई एक शुरुआत। जब मैंने ये पढ़ा तो लगा कि कितनी कहानियां इसी एक लाइन से शुरू होती होंगी। यही तो इस कहानी की नींव है। ये कोई शौक में शुरू किया गया काम नहीं था, ये जरूरत से पैदा हुआ था। और अक्सर जब कोई चीज जरूरत से पैदा होती है तो उसमें दिखावा नहीं होता, असलियत होती है। लेकिन असलियत को दुनिया के सामने रखने के लिए भी एक तरीका चाहिए, और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, दुकान का नाम, वो हिस्सा तो कमाल का है। उस वक्त चंद्र सिंह जी के पास एक अच्छा सा बोर्ड लगवाने के पैसे नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग शायद हार मान लेते या कोई काम चलाऊ तरीका अपनाते। सही बात है। लेकिन उन्होंने जो किया वो असाधारण था। उन्होंने पास की व्यासपीठ के पुजारी जी से एक सफेद धोती मांगी। एक धोती? हाँ, एक सफेद धोती, और उस पर स्केच पेन से उकेरा भारत की आखिरी चाय की दुकान। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि उस पल में, उस निराशा में इतना रचनात्मक विचार आखिर आया कैसे होगा। देखिए, यहीं पर वो सिद्धांत काम करता है कि बाधाएं रचनात्मकता को जन्म देती हैं। जब आपके पास संसाधन नहीं होते तो आपका दिमाग ही आपका सबसे शक्तिशाली संसाधन बन जाता है। एक धोती और एक स्केच पेन, ये कोई मार्केटिंग टूल नहीं है, लेकिन चंद्र सिंह जी ने अपनी लोकेशन की सबसे बड़ी खासियत को पकड़ लिया कि वो भारत के आखिरी गांव में थे। बिल्कुल, उन्होंने अपनी इस भौगोलिक सच्चाई को अपनी पहचान बना लिया। ये ऑथेंटिसिटी मार्केटिंग का एक टेक्स्ट बुक जैसा उदाहरण है। ऑथेंटिसिटी मार्केटिंग, ये क्या होता है, इसे थोड़ा और समझाइए। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करके ऑथेंटिक या वास्तविक दिखने की कोशिश करती हैं। है ना? हाँ, वो ऐसी कहानियां गढ़ती हैं जिनसे लोग जुड़ाव महसूस कर सकें। यहाँ चंद्र सिंह जी ने कुछ गढ़ा नहीं, उन्होंने बस अपनी सच्चाई को एक नाम दे दिया। भारत की आखिरी चाय की दुकान सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक अनुभव का वादा है, एक कहानी का हिस्सा बनने का न्योता। सही कहा। उनकी मजबूरी ही उनकी सबसे बड़ी प्रामाणिकता बन गई। और यही मार्केटिंग का सबसे बड़ा नियम है, अपनी कहानी को ईमानदारी से कहना। और ये ईमानदारी काम कर गई। वो धोती वाला बोर्ड एक चुंबक बन गया। लेख में लिखा है कि बाद में जब आमदनी बढ़ी तो एक पक्का बोर्ड भी लग गया। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। आज उस छोटी सी दुकान के बगल में 2 बड़े प्रायोजकों के बोर्ड लगे हैं, और वो नाम देखकर मुझे वाकई आश्चर्य हुआ। अच्छा, कौन से नाम हैं? क्या लेख में इसका जिक्र है कि ये बड़ी कंपनियां उन तक पहुंची कैसे? क्योंकि ये भी अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। एक चमचमाते बोर्ड पर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक जोशीमठ। अरे वाह! और दूसरे पर मशहूर कंपनी बिस्लेरी का नाम है। लेख इस पर ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताता कि वो कैसे पहुंचे, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक व्यक्ति जो कभी एक बोर्ड नहीं लगवा पा रहा था, आज देश का सबसे बड़ा बैंक और पानी की एक बड़ी कंपनी उसकी दुकान को प्रायोजित कर रहे हैं। ये दिखाता है
कि एक अच्छी कहानी की गूंज कितनी दूर तक जाती है। शायद ये अर्न्ड मीडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां आपकी कहानी खुद इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि लोग आपके बारे में बात करते हैं और बड़े ब्रांड्स भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। हाँ, ये वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया के दौर में वायरल होने की ताकत है। लेकिन चंद्र सिंह जी के केस में ये किसी डिजिटल कैंपेन से नहीं हुआ। नहीं, ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हाँ, उनकी कहानी यात्रियों के जरिए एक मुंह से दूसरे मुंह तक फैली, और इसी से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प पहलू है उनकी फाइल का। वो फाइल, वो तो जैसे उनकी पूरी यात्रा का एक संग्रहालय है। जब लेखक ने बताया कि वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, तो चंद्र सिंह जी ने तुरंत वो फाइल उनके सामने रख दी। हाँ। उस फाइल में तमिल, तेलुगु, गुजराती और अंग्रेजी, मतलब कई भाषाओं में उनकी दुकान पर छपे लेखों के लैमिनेटेड कतरने रखी हैं। लैमिनेटेड मतलब वो उन्हें सहेज कर रखते हैं। हाँ, और जो भी उनके बारे में लिखता है, छपने के बाद उन्हें एक कॉपी भेज देता है। ये एक तरह से उनका अपना प्रेस आर्काइव है। और ये फाइल सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनकी कहानी की अपील कितनी सार्वभौमिक है, कितनी यूनिवर्सल है। सही। एक तमिल भाषी पर्यटक जब अपने अखबार में इस दुकान के बारे में पढ़ता है, तो उसे बद्रीनाथ में एक अपना सा कोना मिल जाता है। ये दिखाता है कि चंद्र सिंह जी सिर्फ चाय नहीं बेच रहे, वो रिश्ते बना रहे हैं, यादें बना रहे हैं। उन्होंने अनजाने में ही एक कम्युनिटी बना ली। बिल्कुल, उन सभी लोगों की जो इस अनुभव का हिस्सा बने हैं। पर इस कम्युनिटी का असर सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों पर नहीं हुआ, बल्कि गांव के अंदर भी हुआ है। चंद्र सिंह जी की सफलता ने एक लहर पैदा कर दी है। हाँ, उनसे प्रेरणा लेकर गांव के दूसरे युवाओं ने भी वसुधारा मार्ग पर भारत के आखिरी चाय की दुकान से मिलते जुलते नामों से अपनी दुकानें खोलनी है। मतलब उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, स्वरोजगार का एक नया रास्ता दिखाया हाँ। है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने सिर्फ अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखी, उन्होंने दूसरों के लिए एक ब्लूप्रिंट या एक मॉडल तैयार कर दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या ये मॉडल हर किसी के लिए काम कर सकता है? जब हर कोई भारत की आखिरी दुकान जैसा कुछ खोलने लगेगा, तो क्या उस नाम का असर कम नहीं हो जाएगा? क्या ये सफलता दोहराई जा सकती है? ये बहुत वाजिब सवाल है। लेख में इस पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जब लेखक ने चंद्र सिंह जी से पूछा कि ये सब देखकर कैसा लगता है, तो उनका जवाब इस शंका का समाधान करता है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मैं चाहता हूँ मेरे गांव का ही नहीं, मेरे प्रदेश का हर एक युवा अपने आसपास मौजूद संसाधनों में ही रोजगार की तलाश करे। हाँ। उनका इरादा ये नहीं है कि सब उनकी नकल करें, बल्कि ये है कि सब अपने अपनी जगहों पर मौजूद अवसरों को पहचानें। बिल्कुल, वो क्या करना है ये नहीं बता रहे, वो कैसे सोचना है ये सिखा रहे हैं। सही। उन्होंने साबित किया है कि पलायन का जवाब बड़े शहरों की फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि अपने ही गांव के पहाड़ों, नदियों और पर्यटन की संभावनाओं में छिपा हो सकता है। ये पलायन जैसी गंभीर समस्या का एक व्यवहारिक समाधान है, जो किसी सरकारी योजना से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की पहल से निकला है। हाँ, उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं बनाया, बल्कि एक उम्मीद जगाई है। उनकी यह आत्मनिर्भरता कमाल की है। लेकिन ये मुझे एक सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जो लेखक ने भी अंत में पूछा। इतनी सफलता, देश विदेश के अखबारों में पहचान, बड़े प्रायोजक, इन सब के बावजूद क्या व्यवस्था उन्हें पहचानती है? लेखक ने इसी नब्ज पर हाथ रखा जब उन्होंने उनसे एक बहुत ही मार्मिक सवाल पूछा। हाँ, कहानी का वो हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल था वो? लेखक ने पूछा कि प्रदेश में रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। अगर आपको ऐसे किसी सेमिनार में अपने अनुभव बांटने के लिए बुलाया जाए, तो क्या आप जाएंगे? अच्छा। और चंद्र सिंह जी का जवाब वो किसी MBA ग्रेजुएट या पॉलिसी मेकर का जवाब नहीं था। वो एक ऐसे इंसान का जवाब था जिसने सब कुछ खुद करके सीखा है। उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं, अवश्य, मेरे पास पत्थर की नींव रखने और खपरेल की छत तक बनाने का पूरा तजुर्बा है। वाह! इस एक वाक्य में उन्होंने अपनी पूरी विशेषज्ञता बयां कर दी। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे पास डिग्री है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अनुभव है, मैंने शून्य से सब कुछ बनाया है। ये जमीनी हकीकत का ज्ञान है। ये ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, ये अनुभव से आता है। लेकिन उनके जवाब का अगला हिस्सा दिल तोड़ देता है। हाँ, उस एक वाक्य के बाद वो एक शब्द कहते हैं, लेकिन, और फिर चुप हो जाते हैं। एक लंबी चुप्पी। और लेखक उस लेकिन का मतलब समझते हैं। हाँ, उसके आगे एक अनकहा सवाल खड़ा है कि बुलाएगा कौन? और यहीं पर यह कहानी एक चाय की दुकान से ऊपर उठकर हमारी पूरी व्यवस्था पर एक गहरा सवाल खड़ा कर देती है। एक व्यक्ति जिसके पास बेरोजगारी और पलायन की समस्या का व्यवहारिक समाधान है,
जिसकी केस स्टडी देश विदेश में छप रही है। उसे अपनी बात रखने के लिए कोई मंच नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्था ज्ञान को डिग्रियों में, सर्टिफिकेट्स में और अंग्रेजी में दी जाने वाली प्रेजेंटेशंस में तोलती है। ये तो वही बात हुई कि हम तैराकी पर सेमिनार तो कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं बुला रहे जिसे सच में तैरना आता है, क्योंकि उसके पास स्विमिंग का सर्टिफिकेट नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हम बंद कमरों में एक्सपर्ट्स के साथ नीतियां बनाते हैं जो शायद ही कभी उस जमीनी हकीकत का सामना करते हैं जिसे चंद्र सिंह बड़वाल हर रोज गुजरते हैं। उनकी विशेषज्ञता किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आई, वो उनकी बेरोजगारी, उनकी मेहनत और उनकी रचनात्मकता से निकली है। और शायद यही वो विशेषज्ञता है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। उनका वो लेकिन सिर्फ उनका सवाल नहीं है। ये हर उस व्यक्ति का सवाल है जिसके पास अनुभव तो है पर उसे सुनाने के लिए सही मंच नहीं है। तो एक सफेद धोती पर स्केच पेन से शुरू हुई ये कहानी हमें स्वरोजगार, रचनात्मकता और स्थानीय संसाधनों की ताकत का एक अविश्वसनीय सबक सिखाती है। चंद्र सिंह बड़वाल की दुकान सिर्फ भारत की आखिरी चाय की दुकान नहीं है, बल्कि उम्मीद की पहली किरण भी है जो दिखाती है कि सही सोच और हिम्मत से कोई भी अपने लिए एक नया रास्ता बना सकता है। और अंत में लेख का एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। लेखक पूछते हैं कि क्या हमें अपने युवाओं की असली क्षमता और उनके दमखम की पहचान करने के लिए तमिल, तेलुगु या गुजराती जैसी अनजान भाषाओं में छपी कतरनों का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर हम कभी अपने आसपास मौजूद चंद्र सिंह बड़वाल जैसे प्रेरणा स्रोतों को पहचान कर उन्हें अपने ही जमीन पर अपनी भाषा में अपनी कहानी कहने का एक मंच देंगे। ये सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं, हम सबका है।